मैं सरपंच बना या नहीं बना इसका कोई मायने नहीं रखता। मैं गांव के लोगों के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम। इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में इस वक्त दूसरे फेज़ के जो चुनाव हैं वो पूरे करवा लिए गए हैं और गांव मुंडिया खेड़ा को अपन कवर कर रहे थे। और गांव मुंडिया खेड़ा का जो सरपंच का चुनाव था वो 2 नवंबर को हुआ था और गांव मुंडिया खेड़ा में जो सरपंच बने वो महेंद्र सिंह उर्फ पवन मास्टर बने। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा मुंडिया खेड़ा गांव के उस वक्त के सरपंच पद के उम्मीदवार, क्योंकि टोटल गांव में 9 सरपंच पद के दावेदार खड़े थे, उनमें से एक थे पवन देव। फ़िलहाल वो चुनाव हार चुके हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे। उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूं और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा आज मुंडिया खेड़ा गांव के, जैसे मैंने बताया था उस वक्त के जो पवन देव जो सरपंची के लिए खड़े हुए थे, वो चुनाव हार चुके थे। इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी भी उनके घर के बाहर खड़ी है, मतलब वो घर के अंदर है। बिना बताए सीधे हम उनके घर के अंदर जाएंगे। अगर वो मिलते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पवन देव से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा और इसी चीज़ को लेकर अभी मैं उनके घर पर पहुंचा हूं। उनसे बातचीत करेंगे। शायद अंदर हो सकते हैं। पवन देव जी, भाई साहब आइए। हमारा तो काम ही है जी आना। जी, हमारा तो काम ही, हमने लगा कि घर पे जाना चाहिए आपके, और गाड़ी खड़ी तब हमें पक्का कन्फर्म हो गया था कि आप घर पर ही मिलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया। तो आपसे बातचीत करते हैं। आइए, बैठते हैं। ये मेरे को दो भाई, मेरे को दे दो ये। देखो, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। और गांव की जनता को भी आप नमस्कार कर दीजिए। गांव के सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से नमस्कार। मैंने गांव की जनता से वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा पवन देव जी से। इलेक्शन के बाद अगर वो जीतते हैं तब भी करवाऊंगा, और किसी कारणों से अगर वो हारते भी हैं तो भी आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर पवन देव जी खड़े हैं और मैं बैठे हैं, सॉरी, और मैं उनके साथ। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पवन देव जी को मुंडिया खेड़ा गांव से सरपंची के अंदर कुल 233 233 वोट इनको मिले और ये चुनाव नहीं जीत पाए। तो इसी चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं और गांव के लिए इनका जो मैसेज है वो तमाम सारी चीज़ों पर अपन बातचीत करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि सीधी बात नो बकवास, मैं सीधा अपना सवालों से सिलसिला शुरू करूंगा। तो मेरा पहला सवाल पूछ लूँ आपसे? हाँ जी, पूछो जो। ये बताइए कि क्योंकि ये सवाल दोस्तों मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से कहा था कि ये सवाल ज़रूर पूछना इनसे, और इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। आप ये बताओ कि चुनाव में आपकी हार का मुख्य कारण क्या है? मुझे जो महसूस हुआ कि शायद मेरी बातों को लोग समझ नहीं पाए और लोगों ने भावनाओं के प्रति जो वोट दिया है, मुझे ऐसा लगा है। क्योंकि मैं जो सोच रहा था कि भाई मैं सरपंच बनता हूँ तो मैं गांव में कुछ काम करवाऊँ। शायद जो बड़े भाई साहब हैं जो सरपंच बने, शायद मेरी बातों को ध्यान रखेंगे वो। और महेंद्र सिंह जी। हाँ, महेंद्र सिंह जी जो, और मेरी मैनिफेस्टो को भी ध्यान रखें और वो तो करवाएं, प्लस उनके जो माइंड में जो है वो और भी काम करवाएं। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि 5 साल, अभी 5 साल जैसे अभी इलेक्शन हुआ है हरियाणा में, तो ये 5 साल के लिए कार्यकाल रहेगा सरपंच जी के पास जी। और इस कार्यकाल में वो क्या कुछ चीज़ें गांव का विकास करवाते हैं वो अभी देखते हैं, आप अपन आगे देखेंगे, क्योंकि अभी चार्ज भी उनके पास नहीं आया है। करीब 10 तारीख को, 10 दिसंबर के करीब उनको चार्ज मिलेगा। मेरा दूसरा सवाल ये कि 5 साल बाद अब चुनाव होंगे जी। तो आप दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? मेरी इच्छा तो है मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मैं गांव का विकास करवाऊं, और जो मैंने लिखा है उससे और ज़्यादा मैं कुछ काम करवाऊं। जो कुछ मेरे मन में और था मैं कुछ और करवाऊं, तो इसलिए मुझे दोबारा इच्छा ज़रूर होगी यदि गांव मुझे साथ देगा तो। यदि गांव आपका साथ दे तो आप दोबारा 5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लड़ूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले जब इनसे मुलाकात करवाई थी तब भी मैंने बताया था कि ये पहले हमारे गांव के ऐसे सरपंच पद के दावेदार उम्मीदवार प्रत्याशी थे जिन्होंने बाकायदा लिखित रूप में मैनिफेस्टो तैयार करवाया था, जिसमें इन्होंने 37 योजनाओं का जिक्र किया था कि वो अगर सरपंच बनते हैं, गांव की जनता अगर उन्हें सरपंच बनाती है तो ये वो 37 काम हैं जो ये पूरा करवाएंगे।
तो आप ये बताइए कि आपने अपनी मैनिफेस्टो में 37 योजनाओं का जिक्र किया था, हाँ जी। तो क्या उन जो विकास की जो बातें आपने लिखी थी, क्या उनका भी जनता पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा? मुझे नहीं पता कि जनता ने क्या सोचा। जो मैंने जो अनुमान लगाया, यही लगवाया, जो मैंने लिखित में मैंने यदि दिया है, तो उसके बाद जनता ने शायद, मैं फिर यही कहूँगा कि शायद भावनाओं के प्रति वोट दिया है। विकास के प्रति यदि वोट देते, भाई विकास का सोचते उस पर, तो शायद मुझे मुझे उम्मीद थी कि भाई मुझे वोट देंगे। भावनाओं से मतलब? भावना का मतलब वो 3 बार 4 बार इलेक्शन लड़ चुके थे, 3 बार लड़ चुके थे, तो लोगों ने सोचा होगा कि शायद भाई अब की बार इनको हम जिताएं। अच्छा, भावनाओं से मतलब ये कि जो महेंद्र सिंह जी जो सरपंच बने गांव के, वो इससे पहले 3 बार इलेक्शन लड़ चुके थे और तीनों बार उनको हार मिली थी। तो आप शायद ये कहना चाहते हैं कि इस वजह से गांव ने सोचा भावनाओं में बहकर कि भाई अब इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी वो हार चुके थे, तो इस बार उनका जीतना गांव ने पहले से तय कर रखा था। नहीं, मुझे तो नहीं महसूस हुआ कि भाई पहले तय कर रखा था, क्योंकि मैं गांव में गया, सभी ने मुझे कहा कि बेटा हम आपको वोट देंगे, आप हमारे गांव का विकास करवाएंगे। तो मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि भाई शायद, मैं तो यही सोचा था कि शायद मैं ही जीतूंगा। अभी अब तक आप 2 बार चुनाव में खड़े हो चुके हैं। पहली बार जैसे इससे पहले आपकी मैडम खड़ी हुई थी किसी कारण, वो हाँ जी, मेरी मिसेस थी पहली बार। हाँ, इससे पहले वो खड़ी हुई थी, वो भी किसी कारणवश हार चुकी थी, और इस बार दूसरी बार आप खड़े हैं, आप भी हार चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगली बार जो जनता है वो आपको चुनेगी? हाँ, मतलब आपको मौका देगी? हाँ, मुझे विश्वास है, आगे जो मेरे गांव की जनता है वो मुझे चुनेगी, मुझे विश्वास है पूरा। जी। दोस्तों, इनका कहना है कि इनको अभी भी पूरा पूरा विश्वास है कि जब दोबारा चुनाव होंगे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी 2 बार हार चुके, तो गांव की जो जनता है वो इनको ज़रूर मौका देगी। मेरा अगला सवाल आपसे, आप हमेशा ये कहते हैं कि गांव के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो आपके साथ हैं, हाँ, बिल्कुल साथ है जी। लेकिन अगर मैं आपके वोटों की बात करूं तो आपको वोट मिले करीब 233। जी, 233? हाँ, 233 वोट मिले। तो इस हिसाब से जो गांव के जो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि उनका समर्थन आपको पूरा मिला या नहीं, और अगर नहीं मिला तो क्यों? मुझे जो महसूस हुआ, कुछ मिला मेरा साथ, उन्होंने मुझे साथ दिया, कुछ शायद मोहल्ले वाइज है, कुछ बड़ों की वजह से, मतलब वो बच्चों का इतना थोड़ा कवर नहीं कर पाए, शायद उनका अभी फर्स्ट टाइम वोट मिला है, और भी हैं जिस कारण कि शायद अगली बार मुझे जरूर मौका देंगे। मेरे युवा साथी हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, मेरी इच्छा है। क्योंकि ये चीज़ तो हमने भी नोटिस की कि गांव के जो युवा हैं वो आपको भी बहुत मानते हैं और आप भी उनके लिए काफ़ी कुछ करते हैं। मुझे जो महसूस होता है कि मैं युवाओं के साथ हमेशा साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा, और आगे भी जो युवा मेरे साथ रहेंगे और मैं युवाओं के साथ रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो युवा चाहेंगे मैं उससे ज़्यादा मैं काम करूँगा, युवाओं का साथ दूंगा हमेशा मैं। तो दोस्तों, इनका कहना है कि चाहे सरपंच बने या ना बने, लेकिन गांव के युवाओं के साथ ये पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और गांव के लोगों के लिए इनका जो प्यार है वो हमेशा इसी तरीके से बना रहेगा। हाँ जी, युवाओं का प्यार है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है मुझे। जहाँ भी जाता हूँ हमेशा यही कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। नहीं, हम आपके साथ हैं तक ठीक है, मैं भी जैसे आपको बोल दूंगा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो आपको वोट, जैसे 233 मैंने जिक्र किया था, आपको 233 वोट मिले, तो अगर युवाओं का पूरा समर्थन नहीं मिला तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मोहल्ला वाला सिस्टम हो सकता है, या फिर परिवार का दबाव, ऐसा कुछ? हाँ, मेन है कि जो मेन मोहल्लाओं में जैसे 9 सरपंच खड़े थे, जिस कारण मोहल्ला वाइज जैसे बच्चे बढ़ जाते हैं, और कुछ जो बड़े हैं उनकी वजह में दबाव में भी थोड़ा हो जाता है जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपन है ना हर जगह देखते हैं कि मोहल्ले का भी दबाव होता है या घर वालों का भी दबाव होता है कि भाई उसको वोट देना है, मतलब हमने जो कह दिया वो कह दिया। तो इस हिसाब से भी कुछ युवा ऐसे हैं बेचारे, या कुछ वोट ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपने मनपसंद कैंडिडेट को नहीं मिल पाते हैं। मैं एक बार आपका मैनिफेस्टो देखना चाहूँगा। मैं अभी देता हूँ। दोस्तों, यही वो मैनिफेस्टो है जो चुनाव से पहले इन्होंने बाकायदा लिखित रूप से जारी किया था, जिसमें इन्होंने 37 योजनाओं का जिक्र किया था। अब मैं आपको ये मैनिफेस्टो खोल के इसमें से कुछ मोटी मोटी, में कुछ सभी तो नहीं, बट मैं कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अभी आपको पढ़ के बताऊंगा।
जैसे कि इन्होंने सबसे पहले लिखा था कि श्री स्वामी नारायण मुनि जी की जो मूर्ति है 51 फीट की, उसका ये निर्माण करवाएंगे। उसके अलावा 24 हावर्स गांव के अंदर एम्बुलेंस सेवा रहेगी, और मुंडिया खेड़ा से कलवाड़ी, खैराना, बेवड़ के लिए जो भी कच्चे रास्ते निकलते हैं उनको वो रोड बनवाया जाएगा। उसके अलावा गांव में नालियों का निर्माण, गंदे पानी की जो निकास। साइंस क्लास लगवाएंगे। हाँ जी, आप बताइए एक बार। हम गवर्नमेंट स्कूल में साइंस क्लास लगवाएंगे। नारायण मुनि जी के नाम से गर्ल्स ITI खुलवाएंगे। गर्ल्स ITI? हाँ जी, गाँव में? हाँ, नारायण मुनि जी के नाम से जो हमारे पास बिल्डिंग है, जो नारायण मुनि जी के सपने थे अपने, अभी मैं कॉलेज और हॉस्पिटल जो है मैं बनवाऊँ, तो मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपना ही लिखा था। अच्छा, ये बिल्डिंग कहाँ पर है? ये बिल्डिंग जो तालाब के कोने के ऊपर, जो मंदिर से पहले ही लेफ्ट हैंड को जो बनी हुई बिल्डिंग, आजकल वो क्लोज है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, उसके अंदर ITI खुलवाने का वो था, जिसमें पहले स्कूल था। हाँ। और दूसरा है कि मैं यहाँ से और मेरे गुड़गांव और मानेसर के लिए जो बच्चे जाते हैं, मैंने सबसे पहले लिखा, इसमें लिखा हुआ कि मैं बोचड़िया तक 3 व्हीलर चलवाऊँगा, जो कि गुड़गांव, मानेसर, बावड़, रेवाड़ी जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे भाई सरपंच बने हैं वो भी ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मुंडिया खेड़ा गांव से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव, दिल्ली, मानेसर में जाते हैं अपनी जॉब के लिए। तो गांव से कोई व्हीकल डायरेक्ट उपलब्ध नहीं है, तो इनका कहना है कि ये गांव से खैराना कारिया एक नज़दीकी गांव पड़ता है, वहाँ तक ये ऑटो रिक्शा चलवाएंगे। ये उस टाइम इन्होंने लिखा था। और दूसरा है कि मैंने हर गांव का, जो गांव की प्रोग्रेस के बारे में जो पैसा आएगा, हर 6 महीने में मैंने लिखा है, हर 6 महीने में हिसाब दूंगा। ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ जी, क्योंकि ऐसा है कि लोग पैसा आता है, कोई कुछ कहता है हाँ खर्च हो गया, मैं हर चीज़ को रिटर्न में देने के लिए मैंने लिखा था। मैं हर 6 महीने में मैं अपना हिसाब दूंगा, अभी पैसा कहाँ से आया और कहाँ मैंने लगाया। यानी अगर आपके गांव के विकास के लिए गवर्नमेंट कोई पैसा पास करती है, वो आपके गांव में आएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सरपंच पैसा खा गया। हर 6 महीने में एक मीटिंग होगी जिसमें आप इनसे हिसाब ले सकते हैं कि भाई इतना पैसा आया था। आजकल तो RTI वाला सिस्टम भी हो गया। नहीं, RTI का तो फिर लोगों में द्वेष भावना आ जाती है। अच्छा, जब मैं सरपंच बना, मैं पहले ही उसको लिख करके दूंगा, भाई मैंने ये पैसा लिया है, ये मैंने खर्च किया है। RTI लगाने से लोगों को द्वेष भावना इसलिए आ जाती है कि भाई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। हाँ खैर, ये भी है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं यदि लिख के दूंगा तो भाई मेरा ये पैसा ये खर्च हुआ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी जी। और दूसरा मैंने लिखा है कि जो हर 6 महीने अपना जो स्विमिंग पूल है स्वामी जी ने बनाया था मंदिर के पास, हाँ, खंडर होता जा रहा है, उसको रिपेयर करवा करके उसके अंदर स्विमिंग के लिए मेरे बच्चे जो है, गांव के बच्चे हैं, जो आगे जा करके भर्ती वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, हर चीज़ में उसको फ़ायदा हो, उसको मैं सर्टिफिकेट देता यदि मैं सरपंच बनता तो उसका 5% का बेनिफिट मिलता है जी। और बच्चों की जो है सेहत का भी मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जी जी। और मैंने लिखा है कि इसके अंदर धानक समाज की धर्मशाला करवाएंगे। धानक समाज की धर्मशाला? जी जी। तो उसके अंदर जो हो सकता है अपने वैसे भी हम अपने वो करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे हम ATM लगवाएंगे। हाँ, मोटा मोटा बता। हाँ, तो उसके अंदर और एक व्यक्ति के 2 लड़की होने पर उनके खाते में 21,000 रुपये उनके खाते में अलग अलग जमा करवाऊंगा, मैंने वो लिखा है उसके अंदर। यानी अगर एक परिवार में 2 लड़कियां जन्म लेती हैं तो दोनों के खाते में ना? हाँ, दोनों खाते में अलग। हाँ, तो अगर ये सरपंच बनने से पहले का इनका मैनिफेस्टो था ये, तो उनके दोनों के खाते में 21 हज़ार रुपया जमा करवाएंगे। कल वो 21 साल की होंगी तो उतने कई लाख रुपए मतलब उसके अंदर जुड़ जाते थे। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी। तो लोगों ने जो प्यार दिया मुझे उससे मतलब लगता है कि भाई शायद मेरा ये मैनिफेस्टो लोगों को समझ में नहीं आया या इस पर गौर नहीं किया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। दोस्तों, इस मैनिफेस्टो में जैसे मैंने बताया 37 योजनाओं का जिक्र था, मोटे मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया। और अगर ये सरपंच बनते तो सारी चीज़ें होती, लेकिन कोशिश इनकी ये रहेगी कि अगर ये सरपंच अभी तो खैर नहीं बन पाए, बट ये अब भी गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। हाँ, मैं गांव को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो मेरे मैनिफेस्टो के अंदर जो मेरे भाई सरपंच बने हैं वो इनको थोड़ा सा गौर करें और इन पे लागू करें, और अपनी ओर से उनकी जो इच्छाएं हैं भाई और कुछ करने का शायद वो भी सोच रहे होंगे, तो वो जो इच्छाएं हैं वो उसको गांव में और लागू करें, तो जो मेरा गांव है वो अलग तरह का गांव बने। हम सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे थे गांव के विकास के लिए, न कि आपस में भाईचारा खराब करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपका पिछली बार जब इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि सीमा ब्लॉक के 27 गाँव में मैंने आपसे सवाल किया था आप मुंडे खेड़ा को किस जगह पर देखते हैं, तो आपने कहा था कि आप 27 गाँव तो छोड़ो, मैं अपने गाँव को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल यही है, और हम भाई का भी साथ देंगे। यदि गाँव के कुछ और भी काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं,
हमने गांव का विकास करवाना है। जी। तो अभी जो गांव के सरपंच बने महेंद्र सिंह जी, जिनको जनता ने चुना है, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है, गांव के हम उनके साथ हैं। यदि गांव का अच्छा विकास करवाते हैं, विकास के प्रति हम उनके साथ हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि ये सरपंच बनते थे, ये चीज़ें तो ये करवानी थी इनको, और अब भी इनकी कोशिश जारी रहेगी। और गांव के लोगों के लिए आपका कोई मैसेज जनता के लिए? जनता के लिए मैं यही हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और कि शायद भविष्य में मुझे मौका देंगे तो मैं जो मैंने मैनिफेस्टो को छोड़कर और भी मेरी इच्छाएं हैं, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा करने की, और मुझे आशीर्वाद दें, मैं तो यही चाहता हूँ। तो दोस्तों पवन देव जी को गांव की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि वो इनको आशीर्वाद देंगी, और अगले जब चुनाव होंगे 5 साल बाद, तो वो इनको ज़रूर जिताएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया थे, पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने योजनाएं पहले से लिखी हैं, तो ये चाहते हैं कि गांव जो मुंडिया खेड़ा गांव है, ये काफ़ी जो 27 गाँव है सीमा ब्लॉक के, उनमें सबसे निर्मल गाँव कहलवाए। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, तो दोस्तों हमारी सवाल जवाब का जो सिलसिला है, मुलाकात का जो सिलसिला है, वो हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। और जैसा मैंने कहा, मैंने आपकी मुलाकात करवाई पवन देव जी से, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि डटे रहिए, टिके रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। थैंक यू।